गुड मॉर्निंग 10th क्लास बच्चों। आज हम फिर एक बार आपके पास अपना एक नया वीडियो क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 5 जैव प्रक्रम के अंतर्गत श्वसन। इसके पहले हमने आपको पोषण के बारे में समझाया है और उसके हमने 3 वीडियो भी दे चुके हैं। आज बच्चों हम आपको श्वसन क्रिया के बारे में बताएंगे। श्वसन क्रिया जो है ये एक जैवीय और जैविक क्रिया है जिसमें जो भोज्य पदार्थ श्वसन आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत बच्चों बनते हैं उनका जो है निम्न सरल पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में विखंडन हो जाता है और इस क्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। वो ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाती है और आवश्यकता पड़ने पर खर्च होती है। तो बच्चों श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारी जो है स्टेप्स के माध्यम से एक जीवित जो है प्राणी के अंदर जो है संपन्न होती है, जिसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। 10th क्लास ये देखिए बोर्ड की तरफ, इसमें श्वसन की परिभाषा दी गई है कि ये एक ऑक्सीकरण क्रिया है और इस क्रिया में कार्बनिक पदार्थ जो ग्लूकोज बनता है उसका विखंडन सरल पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में होता है और बहुत अधिक मात्रा में बच्चा ऊर्जा मुक्त होती है और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाती है और आवश्यकता पड़ने पर यही एटीपी एडीपी में परिवर्तित होकर जो है शरीर की और जीव की जैविक क्रियाओं को संपन्न करता है। तो बच्चों क्या होता है, भोज्य पदार्थ प्लस ऑक्सीजन C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलकर 25 से 45 डिग्री तापमान के बीच में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं तथा 673 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है मुक्त होती है, जो पौधों के जैविक क्रियाओं या जंतुओं के जैविक क्रियाओं में संपन्न होती है, खर्च होती है। जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए खर्च होती है। तो बच्चों जंतुओं में और मनुष्यों में तो श्वसन क्रिया के लिए विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि हम मनुष्यों में श्वसन के लिए विशेष प्रकार का एक जोड़ी फेफड़े होते हैं और भिन्न जंतुओं में भिन्न प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं, लेकिन पौधों में श्वसन क्रिया के लिए कोई विशेष प्रकार के अंग नहीं पाए जाते हैं। जड़, तना और पत्तियों की जो त्वचा के ऊपर छिद्र जैसी संरचना जिसे स्टोमेटा कहते हैं बच्चों पाए जाते हैं। इन्हीं स्टोमेटा या वातरंध्र के द्वारा जो है वो विसरण क्रिया से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है तथा श्वसन क्रिया संपन्न होती है। श्वसन क्रिया एक हमने आपको बताया जैविक क्रिया है जो 24 आवर्स 24 घंटे चलती रहती है और इसी से मनुष्य जो है वो जीवित रहता है। श्वसन क्रिया 2 प्रकार की होती है बच्चों, एक होता है ऑक्सी श्वसन, दूसरा होता है अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन जिसमें ऑक्सीजन के साथ श्वसन क्रिया होती है और अनाक्सी श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया होती है। आइए समझते हैं। देखिए बच्चों जो श्वसन के 2 प्रकार होते हैं, ऑक्सी और अनाक्सी। जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, ऑक्सी अब जो श्वसन क्रिया होती है वो ऑक्सीजन सहित, अनाक्सी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो बच्चों क्या होता है, जो ऑक्सी श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन में देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति इसमें अनिवार्य होती है। अनाक्सी में ऑक्सीजन की जो अनुपस्थिति होती है, ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित होता है, अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। श्वसनीय पदार्थ है जो ऑक्सी श्वसन में उनका पूर्ण जो है ऑक्सीकरण होता है, जबकि अनाक्सी श्वसन में श्वसनीय पदार्थ का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। इसमें जो आपके ऑक्सी श्वसन क्रिया जो होती है तो अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है और अनाक्सी श्वसन में जो अंतिम उत्पाद है वो अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल जैसे कार्बनिक यौगिक बनते हैं। ऑक्सी श्वसन में जो है जितने भी जीव ज़्यादातर पाए जाते हैं उन सभी में ऑक्सी श्वसन ही होता है, लेकिन
जो ईस्ट है या बैक्टीरिया है या और भी बहुत से सूक्ष्म जीव होते हैं जिनमें जो है अनाक्षी श्वसन क्रिया होती है। इस ऑक्सीश्वसन में बच्चों ग्लूकोज का एक अणु जब टूटता है तो लगभग 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि अनाक्षी श्वसन में ग्लूकोज का एक अणु के विखंडन से केवल 56 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। जो ऑक्सीश्वसन की अभिक्रिया होती है C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स, पानी के 6 मॉलिक्यूल्स और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। लेकिन जब अनाक्षी श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन होता है तो 2 मॉलिक्यूल्स एथिल अल्कोहल के C2H5OH, 2 मॉलिक्यूल्स एथिल अल्कोहल के और कार्बन डाइऑक्साइड और 56 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार से आक्षी और अनाक्षी श्वसन जो है ये दोनों अभिक्रियाएं हैं जिसमें ऑक्सी श्वसन में जो है भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण क्रिया होती है, लेकिन अनाक्षी श्वसन में भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, अर्थात आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा भी कम मुक्त होती है, केवल 56 किलो कैलोरी, और जो अंतिम उत्पाद बनता है वो एथिल अल्कोहल होता है। ऑक्सीश्वसन में जो अंतिम उत्पाद होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी होता है और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अब बच्चों जो श्वसन की अभिक्रिया है ये एक जटिल अभिक्रिया है जो कई पदों के द्वारा और कई चक्र के द्वारा पूरी होती है, जिसके बारे में हम आपको आगे समझाते हैं। देखिए बच्चों, जो श्वसन क्रिया होती है हमने आपको बताया कि ये क्रिया बहुत जटिल होती है और मुख्यतः 2 चक्र इसमें चलते रहते हैं। एक चक्र ग्लाइकोलिसिस क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, और दूसरा जो है क्रेब्स चक्र जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। तो ये दोनों चक्र जब सम्मिलित रूप से जो है मिलते हैं तब एक ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है। बच्चों 5 स्टेप्स देखिए बच्चों, श्वसन क्रिया में मुख्यतः 5 स्टेप्स होते हैं। पहली है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास क्या है कि सामान्य प्रक्रिया है वायुमंडल से ऑक्सीजन को अपने नासा छिद्रों से शरीर के अंदर ले जाना, इसको हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं, सिंपल सांस लेना। इस श्वासोच्छ्वास में जो ऑक्सीजन आती है उसका गैसीय विनिमय होता है वायु और रुधिर के बीच में। फिर जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन और गैसों का परिवहन होता है। पहले बाहर से ऑक्सीजन ली, सांस लिया, इस ऑक्सीजन का गैसीय विनिमय वायु और रुधिर के बीच में हुआ बच्चों। फिर ये जो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन और अन्य गैसों के बीच में जो है ये पूरे शरीर में इसका परिवहन किया गया। फिर परिवहन के बाद चौथे स्टेप में रुधिर और उत्तकों के बीच में गैसीय विनिमय हुआ, और 5वां है कि उत्तकों से ऊर्जा का निष्कासन कर दिया। तो पांचों अभिक्रियाओं में क्या होता है बच्चों, जो वायु से हमने ऑक्सीजन ली थी वो हमारे शरीर के अंदर जाकर विभिन्न पदों के द्वारा विभिन्न अंगकों के में पहुंचकर जो है गैसीय विनिमय करती है, और गैसीय विनिमय करने के बाद जो है लास्ट में ऊर्जा का निष्कासन होता है। बच्चों ये एक अपचय क्रिया है, कैटाबॉलिज्म है, क्योंकि इसमें जो है हमारा कार्बनिक यौगिक बनता है उसका विखंडन होता है बच्चों, तो इसीलिए इसमें जो है शारीरिक भार में कमी भी आती है। ये एक कैटाबॉलिज्म, अपचय क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं कैटाबॉलिज्म। हमने आपको इसके पहले पोर्शन में बताया था कि मेटाबॉलिज्म की 2 क्रियाएं हैं बच्चों। पहला है एनाबॉलिज्म जिसमें फोटोसिंथेसिस आती है, और दूसरा है कैटाबॉलिज्म जिसमें श्वसन क्रिया आती है, बने हुए भोज्य पदार्थ का विखंडन, और विखंडन की क्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा का मुक्त होना। तो इन 5 स्टेप, सिंपल स्टेप्स के द्वारा जो है ऊर्जा जो है उसका विनिमय हमारे पूरे शरीर में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाला जाता है। अब बच्चों जो हमारे पूरी ये जैवीय क्रिया होती है, हमने अभी आपको बताया कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र के द्वारा होती है। ये क्रिया सम्मिलित रूप से चलती है, और एक कंप्लीट क्रिया में जो है 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 38 एटीपी जो के अणु प्राप्त होते हैं।
ये ऊर्जा होती है एटीपी के रूप में, जो हमारी बॉडी के जैविक कार्यों के लिए खर्च की जाती है। और ये ऊर्जा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कोशिका का अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें संचित रहती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। अब बच्चों समझिए ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र में क्या होता है। बच्चों ये एक जटिल क्रिया है, कई सारे चरणों के द्वारा जो है संपन्न होती है। हर चरण में एक नया रासायनिक पदार्थ बनता है। तो सबसे पहले बच्चों ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज का जो है 2 एटीपी ये प्राप्त कर लेता है ग्लूकोज, तो ये फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट नामक कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। हर रूप में रासायनिक क्रिया नहीं हो सकती बच्चों, तो सबसे पहले उसको रासायनिक, जिस रूप में रासायनिक क्रिया हो सकती है हम उसमें उसको परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोज का 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स ग्रहण करके फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट नामक यौगिक में परिवर्तन हो जाता है। अब ये फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट जो यौगिक है, ये फर्दर रासायनिक अभिक्रिया करके फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2 अणु बना लेता है। ये फास्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है ये फास्फोग्लिसरिक अम्ल में बदल जाता है। फास्फोग्लिसरिक अम्ल को कहते हैं पीजीए, पीजीए ये कहते हैं। फास्फोग्लिसरल्डिहाइड को कहते हैं पीजीएल। इसको सिंपल भाषा में कहते हैं बच्चों पीजीएल। फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2 अणु बनते हैं। फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2 अणु से फास्फोग्लिसरिक अम्ल जब बच्चों बनता है तो हमारे 4 एडीपी मॉलिक्यूल्स जो है, जो ऊर्जा मुक्त होती है, वो 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स में जमा हो जाती है। और यहाँ पर एक जो है पदार्थ बनता है जिसको कहते हैं NAD से NADH2 बन जाता है। क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये एक रासायनिक पदार्थ जो बीच में बनता है, ये चेंज हो जाता है NADH2 में। निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। तो NAD किसमें चेंज हो जाता है? 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लेके NADH2 में परिवर्तित हो जाता है। अब जो ये फास्फोग्लिसरिक अम्ल है बच्चों, ये 2 अणु पाइरुविक अम्ल के बना लेता है। तो ग्लूकोज के 1 अणु से पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बनने में जो बीच में इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं, ये जो है तुरंत जो है अन्य से अभिक्रिया करके चेंज होते रहते हैं। ग्लूकोज से फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट बना, फ्रक्टोज से डाइफॉस्फेट से फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बना बच्चों। फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2 अणु से पीजीए के 2 अणु बने, और पीजीए के 2 अणु से हमारे पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बने। अब यहाँ तक कि ग्लूकोज से पाइरुविक तक के अम्ल के बनने की क्रिया जो है ये ग्लाइकोलिसिस कहलाती है, और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता बच्चों नहीं होती है। अर्थात ये अभिक्रिया अनाक्षी श्वसन के अंतर्गत आती है, और ये कोशिका के साइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म जिसको कहते हैं कोशिका द्रव्य में होती है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया बच्चों कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है, इसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और ग्लूकोज के 1 अणु से पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, और इसमें ऑक्सीजन जो है बच्चों अनुपस्थित होती है। अब जब पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बन गए बच्चों, अब यहाँ से क्रेब्स साइकिल चालू होती है। क्रेब्स साइकिल को डॉक्टर हैंस क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने जो है इस क्रेब्स चक्र को बनाया था। इसको जो है इसी उन्हीं के नाम पर जो है इसको क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल कहते हैं। 1937 में हैंस क्रेब्स के द्वारा जो श्वसन क्रिया के अंतर्गत क्रेब्स चक्र का जो है प्रोसेस बताया गया था। तो क्रेब्स चक्र में बच्चों क्या होता है, जो हमारे पास पाइरुविक अम्ल के 2 अणु थे, इसमें अब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुविक अम्ल के 2 अणु का पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है बच्चों, और कार्बन डाइऑक्साइड के 1 अणु का और हाइड्रोजन के 2 अणु इसमें मुक्त हो जाते हैं। पाइरुविक अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड का 1 अणु और हाइड्रोजन के 4 अणु मुक्त होकर एसिटिल कोएंजाइम ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? एसिटिल कोएंजाइम ए।
ये एसिटिल कोएंजाइम ए जो है ये ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल और जल से क्रिया करके, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल व जल से क्रिया करके बच्चों ये बनाता है सिट्रिक अम्ल। एसिटिल कोएंजाइम ए क्या बनाता है बच्चों? सिट्रिक अम्ल बनाता है। किससे क्रिया करके? ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल और जल से क्रिया करके। ये जो सिट्रिक अम्ल बनता है ये तुरंत आइसोसिट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, और आइसोसिट्रिक अम्ल जो है ये तुरंत अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल में बदल जाता है। ये सब इंटरमीडिएट कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एसिटिल कोएंजाइम एक से जो है ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल नहीं बन सकता, तो इसलिए इसको बनाने के लिए वापस, चूंकि एक चक्र की तरह अभिक्रिया चलती है, तो सबसे पहले एसिटिल कोएंजाइम ए जो है सिट्रिक अम्ल बनाता है। सिट्रिक अम्ल आइसोसिट्रिक अम्ल बनाता है। आइसोसिट्रिक अम्ल बच्चों अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल बनाता है। बीच में जो NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है ये NADH में परिवर्तित हो जाता है बच्चों। जब अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल से सक्सीनिक अम्ल बनता है तब भी NAD जो है ये NADH में चेंज हो जाता है बच्चों। फिर सक्सीनिक अम्ल जो है ये मैलेइक अम्ल में चेंज होता है। यहाँ पर भी जो है NAD NADH में चेंज हो जाता है, और मैलेइक अम्ल से बच्चों ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल फिर बन जाता है। ये NAD से NADH बच्चों बन जाता है, और ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल से फिर वही अभिक्रिया होती है बच्चों सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल से आइसो, मतलब ये चक्र की तरह अभिक्रिया जो है ये चलती रहती है। एसिटिल कोएंजाइम ए से सिट्रिक अम्ल, फिर फर्दर आइसोसिट्रिक, फिर अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल बच्चों, फिर सक्सीनिक अम्ल, फिर मैलेइक अम्ल, फिर ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, और फिर वापस सिट्रिक अम्ल। तो ये एक चक्र की तरीके से अभिक्रिया चलती रहती है, जिसको हम क्रेब्स चक्र कहते हैं बच्चों। ये अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऊपर वाली क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, क्रेब चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ग्लूकोज के एक अणु से जो है जब इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है बच्चों, तो हमको टोटल 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP के हमको प्राप्त होते हैं। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल जो है ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, और इसमें कंप्लीट ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 38 मॉलिक्यूल्स हमको ATP के प्राप्त होते हैं। ये 38 मॉलिक्यूल्स ATP के जो हैं ये हमारे जैविक क्रियाओं में खर्च होते हैं। देखिए बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है हमारी श्वसन क्रिया के अंतर्गत वो होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने में हम क्या करते हैं, तो साइमल्टेनियस क्रियाएं हमारी बॉडी में श्वसन क्रिया के फलस्वरूप बच्चों चलती रहती हैं। पहला होता है निश्वसन, जिसको अंतः श्वसन या इंग्लिश में इंस्पायरेशन कहते हैं, या इसको इनहेलेशन कहते हैं। दूसरा है बच्चों निश्वसन, जिसको उच्छ्वसन भी कहते हैं, एक्सपायरेशन भी कहते हैं, और एक्सहेलेशन भी कहते हैं। जैसे नाम से सिंपल बच्चों पता चल रहा है कि बाहर की ऑक्सीजन युक्त वायु का नासा छिद्रों के द्वारा जो है फेफड़े के अंदर जाना। और निश्वसन या एक्सपायरेशन या उच्छ्वसन का मतलब होता है शरीर के अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का जो है शरीर के अंदर से बाहर निकलना। इस क्रिया को हम एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन या उच्छ्वसन कहते हैं, और ऑक्सीजन युक्त वायु का अंदर जाना जो है इंस्पायरेशन या इनहेलेशन कहते हैं। जो बच्चों हमारी वायु अंदर जाती है उसमें वायु का जो कंपोजिशन होता है वो 79% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, और शेष जो बचता है वो वाष्प के रूप में होता है। वायु इसमें क्या होता है बच्चों, एक्सपायरेशन में बच्चों क्या होता है, नाइट्रोजन तो 79% ही होती है, लेकिन ऑक्सीजन का परसेंटेज गिर जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन बॉडी ले लेती है और CO2 दे देती है।
तो ऑक्सीजन 17% रह जाती है जो वायु बाहर निकलती है बच्चों, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 0.03% से बढ़कर 4% हो जाती है। इस प्रकार से जो बाहर की तरफ वायु निकलती है उसका कंपोजिशन ये होता है। अब बच्चों निःश्वसन में होता क्या है, देखिए जो हमारी वायु बाहर से जब वायु को अंदर लेना होता है तो ये सारा कार्य हमारे मस्तिष्क में जो मेडुला होती है, श्वसन केंद्र जिसमें स्थित होता है, मस्तिष्क के मेडुला में श्वसन केंद्र होता है। इस श्वसन केंद्र के द्वारा हमको आदेशित किया जाता है। तो वायु बाहर की वायु को अंदर लेने के लिए श्वसन क्रिया के लिए क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हमारे श्वसन केंद्र हमको आदेशित करता है तो हमारी पेशियों में संकुचन होता है बच्चों। जब पेशियां हमारी संकुचित होती हैं तो जो पसलियां होती हैं हमारे शरीर के अंदर, पसलियां जो है आगे और ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। पेशियों के संकुचन से पसलियों पे दबाव पड़ता है जिससे वो आगे की ओर बढ़कर ऊपर की तरफ उठ जाती है। जिससे क्या होता है बच्चों, जो डायाफ्राम होता है, जो जहाँ हमारे फेफड़े और पसलियां होती हैं, डायाफ्राम जो है इस स्थिति में नीचे की ओर दब जाता है और वो चपटा हो जाता है। डायाफ्राम के चपटा हो जाने से क्या होता है, जो हमारा वक्ष गुहा होता है, कैविटी, उसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन के बढ़ जाने से क्या होता है बच्चों, कि जिससे फेफड़ों में वायु दाब कम हो जाता है, और इस कमी को पूरा करने के लिए बाहर की जो वायु होती है वो नासा छिद्र के द्वारा हमारे फेफड़े में भर जाती है। समझे बच्चों इसकी क्रिया विधि, कि श्वसन केंद्र जो मस्तिष्क के मेडुला में स्थित होता है बच्चों, उसका जो है श्वसन केंद्र के द्वारा जो है आदेशित करने पर पेशियां संकुचित होती हैं, जिससे पसलियां जो है आगे की ओर बढ़कर ऊपर उठ जाती हैं, जिससे डायाफ्राम नीचे की ओर दबकर चपटा हो जाता है, और हमारे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने के कारण फेफड़ों में वायु दाब कम हो जाता है। फेफड़ों में वायु दाब कम होने से जो बाहर की शुद्ध वायु है वो नासिका रंध्र और श्वास नली के द्वारा फेफड़ों में भर जाती है। इस क्रिया को कहते हैं इंस्पायरेशन या निःश्वसन या अंतःश्वसन। अब एक्सपायरेशन में सेम प्रोसेस होता है बच्चों। मस्तिष्क के मेडुला में जो हमारा श्वसन केंद्र होता है वो तंत्रिकीय निर्देश देता है, जिससे क्या होता है, हमारी पसलियां और डायाफ्राम जो है ये अपनी सामान्य स्थिति में आने लगती हैं। सामान्य स्थिति में आने से क्या होता है, जो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया था वो वक्ष गुहा का आयतन कंप्रेस्ड होने लगता है, दबने लगता है, जिससे फेफड़ों पर दबाव बढ़ने लगता है। फेफड़ों पर जब दबाव बढ़ता है बच्चों तो जो फेफड़े की वायु होती है वो बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन मिलकर एक ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया पूरी होती है। देखिए यही सेम बच्चों चित्र में दिखाया है, ये इनहेलेशन है जिसमें बाहर की वायु फेफड़ों में भर गई है, फेफड़े फूल गए हैं। ये एक्सहेलेशन है जिसमें श्वसन प्रक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु जो है ये फेफड़ों में से निकलकर जो है हमारे मुंह के द्वारा वायुमंडल में मिल जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निःश्वसन या एक्सहेलेशन। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे मानव में श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है इसको भी समझ लीजिए। देखिए बच्चों, जैसे हमने अभी आपको इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन बताया था, सेम वही प्रोसेस इसमें देखिए चित्र के द्वारा बताया है। निःश्वसन के द्वारा जिसमें वायु अधिक, ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। जिस वायु में ऑक्सीजन अधिक, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है वो निःश्वसन के द्वारा हमारे जो है शरीर के अंदर जो है प्रवेश करती है, और इस तरीके से जो है हमारे ऊतकों में पूरी तरीके से फैलकर और वापस ऊतकों से बच्चों शिरा के द्वारा, धमनी के द्वारा शुद्ध जो है जो ऑक्सीजन रक्त में मिलती है वो धमनी में मिलती है बच्चों, और धमनी से होती हुई जो है वो फिर यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट कर लेती है, तो वो शिरा के द्वारा होती हुई फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों से शरीर के बाहर निकाल दी जाती है। क्या प्रोसेस होता है बच्चों, सबसे पहले जो बाहर की वायु है वो हमारे नासिका छिद्रों के द्वारा जो है नासा गुहा में प्रवेश करती है। नासा गुहा से बच्चों ये ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी के द्वारा जब ग्रसनी में आकर ये दो छिद्रों में विभाजित हो जाती है, एक फुट पाइप हो जाता है और एक हमारी श्वास नली हो जाती है।
तो ग्रसनी में एक छिद्र के द्वारा ये श्वास नली में खुलती है, जिसको हम ग्लॉटिस भी कहते हैं। इस ग्लॉटिस के ऊपर ये एपिग्लॉटिस नाम का कवर होता है, जो हम जब भोजन करते हैं तो हमारे भोजन के कण श्वास नली में ना चले जाएं, इसलिए ये एपिग्लॉटिस जो है ये ग्लॉटिस को ढक देता है। ये ग्लॉटिस श्वास नली के ऊपर छिद्र होता है, जिससे जो है हमारी श्वसन क्रिया के लिए वायु अंदर जाती है। तो ग्लॉटिस में जो है भोजन के कण ना चले जाएं, इसलिए एपिग्लॉटिस नाम की एक जो है कवर होता है, जो खाते समय ग्लॉटिस को कवर कर लेता है, जिससे हमारे भोजन के कण जो है वो ग्लॉटिस में या श्वास नली में नहीं जाते हैं। श्वास नली से बच्चों ये जो हमारी नली है ये वक्ष गुहा से होती हुई जो है ये फेफड़ों में जाती है, और फेफड़ों में जाके श्वास नली हमारी श्वसनिकाओं में जो है शाखित हो जाती है, और श्वसनिकाओं से ये कूपिकाओं में जाके खुलती है। कूपिका है, ये देखिए बच्चों कूपिकाएं हैं। इस कूपिका की वजह से फेफड़े का आयतन बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब बाहर की वायु फेफड़ों में आती है तो इन्हीं कूपिकाओं के कारण इसका आयतन बढ़ जाता है और फूल जाता है फेफड़ा हमारा, क्योंकि इन कूपिकाओं में जो है वायु भर जाती है। ये जो है श्वास नली की जो है श्वसनिकाएं हैं, जो शाखित होकर पूरे फेफड़े पे फैल जाती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों जो बाहर की वायु है वो श्वास नली से श्वसनिकाओं में और फिर कूपिकाओं में खुलती है। यहाँ पर श्वसन क्रिया संपन्न होती है। उसके बाद जो है इस वायु को जो है हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन के जो है ब्लड के साथ, रक्त के साथ भेज दिया जाता है, और जब रक्त के साथ ऑक्सीजन मिल जाती है तो इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो रक्त में पाई जाती है। इस हीमोग्लोबिन का कार्य हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करना है, क्योंकि अकेली ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पूरी सर्कुलेट नहीं कर सकती। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के संग मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक अस्थायी यौगिक बनाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का अस्थायी यौगिक बनाती है। ये अस्थायी यौगिक ही जो है ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में जो है परिवहन करता है इसका, और जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत होती है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई कर देता है, तथा वापसी में ये हीमोग्लोबिन ही कार्बन डाइऑक्साइड के संग संयुक्त होकर अस्थायी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नाम का यौगिक बनाता है, जो हमारे सारे ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके धमनी शिरा में डाल देता है। बच्चों शिरा में अशुद्ध रक्त होता है, शिरा में डाल देता है, और शिरा से जो है ये फेफड़ों में होता हुआ शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो होता है वो अशुद्ध रक्त होता है जो शिरा में बहता है। ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है बच्चों वो शुद्ध रक्त कहा जाता है जो धमनी में बहता है। तो इस प्रकार से ये चार्ट के द्वारा आपने देखा बच्चों कि ये श्वसन क्रिया हमारी इस प्रकार से संपन्न होती है। नासिका से नासागुआ, देन ग्रसनी, ग्रसनी से श्वास नली के द्वारा बच्चों जो है फेफड़े में, फेफड़े से जो है फिर ये श्वसनिकाओं में और कूपिकाओं में फिर खुलती है। इस प्रकार से श्वसन क्रिया संपन्न होती है। इसके बाद बच्चों हमारे श्वसन और दहन है। श्वसन एक जो है जैविक क्रिया है, और दहन एकदम से किसी चीज में आपने आग लगा दी, जैसे कोयले वगैरह जलता है तो उसमें दहन होता है। लेकिन श्वसन में क्या है, ये जैविक क्रिया है, ये कई चरणों में पूरी होती है। लेकिन दहन क्रिया अचानक आपने किसी ढेर में आग लगाई, आग लगी और समाप्त हो गई। श्वसन क्रिया में कोई रोशनी वगैरह नहीं होती, कोई प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा नहीं निकलती है। लेकिन दहन जब होता है तो प्रकाश भी निकलता है और ऊष्मा भी बहुत अधिक मात्रा में निकलती है। इस प्रकार से बच्चों जो हमारी श्वसन क्रिया होती है ये कई चरणों में पूरी होती है। और हमने अभी आपको बताया कि दहन जो है ये सडन आपने लगाई आग, और जब तक आग बुझ नहीं जाती है तब तक ये प्रक्रिया बच्चों चलती रहती है। इसके बाद जो है इसमें श्वसन क्रिया में बच्चों क्या होता है, जो ऊर्जा है वो एटीपी में संचित हो जाती है, और जब जरूरत होती है शरीर को तो ये एटीपी बच्चों एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। और एडीपी में कन्वर्ट होने के बाद बच्चों जो ऊर्जा मुक्त होती है वो हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को संपन्न करने में खर्च कर दी जाती है। लेकिन बच्चों दहन में जो है इस प्रकार की कोई भी ऊर्जा बॉडी में या किसी भी उसमें जो है संचित नहीं होती है। तो इस प्रकार से बच्चों श्वसन क्रिया आपकी संपन्न हो गई। जितना संभव आपके कोर्स में था बच्चों मैंने सब स्टेप बाय स्टेप चार्ट के द्वारा, चित्र के द्वारा आपको समझा दिया है बच्चों। हमें उम्मीद है कि आपको जो है ये
सब समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये देखो आपने, ये धमनी जो है ये हमारे शुद्ध रक्त को लेके जाती है जिसमें ऑक्सीजन अधिक, CO2 कम। शिरा अशुद्ध रक्त को लेके जाती है जिसमें CO2 अधिक, ऑक्सीजन कम। अब बच्चों हमें श्वसन क्रिया आपको समझ में आ गई होगी और आप इसको पढ़िएगा। इस जितने हमने नोट्स आपको दिए हैं अपनी कॉपी में ज़रूर उतार लीजिएगा बच्चों, कॉपी पे उतार के समझिएगा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद आपका बच्चों रक्त परिवहन है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। बच्चों हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब